तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि फलों में विलंबित परिपक्वन किस तरह से है। तो अमेरिका में टमाटर की एक पराजनी किस्म विकसित की गई है जिसका नाम फ्लेवर शावर है और यह एक आनुवांशिक अभियांत्रित किस्म है। इस किस्म के टमाटर सामान्य टमाटर की अपेक्षा लंबे समय तक अच्छी अवस्था में बने रहते हैं। तो सामान्य टमाटर में वो जल्दी मैच्योर क्यों हो जाते हैं या वो जल्दी लंबे समय तक अच्छी अवस्था में क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति को अपघटित करने वाले एंजाइम होते हैं जिनके नाम है पॉलीग्लैक्टोरुनोज। ठीक है, इनकी क्रियाशीलता की वजह से उनकी कोशिका भित्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो यह किस्म कैसे विकसित की गई? इस किस्म को विकसित तो फ्लेवर शावर किस्म को पॉलीग्लैक्टोरोनेज एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करके विकसित किया जाता है। ठीक है, इस एंजाइम की क्रियाशीलता को किया जाता है। ठीक है, क्लियर? ऐसी किस्मों को बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि देखिए, ऐसे जीन लिए जाते हैं जो कि पॉलीग्लैक्टोरुनोज एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। ठीक है, तो उन जीनों को पहले तो उनकी होस्ट से अलग किया जाएगा और फिर किसी माध्यम की सहायता से इन टमाटरों में उनके जीन के साथ समाकलित करवाया जाएगा, जिससे कि फिर वो जीन वहाँ पर क्या करेंगे, पॉलीग्लैक्टोरुनोज की क्रियाशीलता को कम करेंगे, जिससे कि ये टमाटर अच्छी अवस्था में लगातार बने रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो देखिए, एंजाइम फलों के पकने के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो जल्दी पकने से बचाने के लिए इसकी क्रियाशीलता को भंग करना जरूरी होता है और इसीलिए ऐसे जीन काम में लिए जाते हैं। जीन ट्रांसफ़र की सहायता से उन जीनों को टमाटर में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कि वो जीन क्या करेंगे, पॉलीग्लैक्टोरुनोज की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, जिससे कि ऐसे बने हुए या ऐसे टमाटर की किस्म लंबे समय तक अच्छी अवस्था में बनी रहती है। आगे चलते हैं नंबर 5 में। आगे है पराजिनी पादप जैव किण्वन, ट्रांसजेनिक प्लांट बायोरिएक्टर। ट्रांसजेनिक प्लांट बायोरिएक्टर, इसे कहते हैं पराजीनी पादप जैव, क्या कहेंगे इसको, किण्वन, जैव किण्वक। ठीक है, इसको हम कहते हैं। देखिए, ये क्या है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों को जैव किण्वनों की तरह काम में लिया जा सकता है या लिया जाता है। बायोरिएक्टर के रूप में इनको काम में लेते हैं और इस प्रकार के ट्रांसजेनिक पादपों में कई प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम आणविक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको हम आणविक कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, आनुवांशिकी या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों को बायोरिएक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इनमें कई रसायनों का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, कई रसायनों का निर्माण करता है, जो कि ये रसायन क्या करते हैं, ये किण्वन करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको जैव किण्वन के रूप में काम में लेते हैं। ये रसायन किण्वन फर्मेंटेशन का काम करते हैं, तो क्योंकि इनमें कई रसायनों का निर्माण होता है और इसी कारण से बायोटेक्नोलॉजी में, इसी वजह से बायोटेक के क्षेत्र में
ऐसे पादपों का उत्पादन आणविक कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? आणविक कृषि कहलाता है। मॉलिक्यूलर फार्मिंग इसको हम कह सकते हैं। आणविक कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर कई प्रकार के रसायन बनते हैं और ये रसायन बायोरिएक्टर के रूप में काम कर सकते हैं, जैव किण्वन के रूप में काम कर सकते हैं और इसीलिए इन पादपों को बायोरिएक्टर के रूप में काम लिया जाता है। तो आणविक कृषि हेतु कई पादप विकसित भी किए गए हैं। आणविक कृषि द्वारा जो है आणविक कृषि हेतु मुख्य पादप कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें पहला आता है, देखिए गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, इसे विटामिन ए, इसमें क्या होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। गोल्डन राइस का इसी तरह से विकास किया गया है। और सुपर पोटैटो, सुपर पोटैटो इसका भी विकास किया गया है, इसको भी विकसित किया गया है। इसी तरह से खाद्य टीके विकसित किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ विकसित की गई है, प्रोटीन से भरपूर बीजों की गुणवत्ता को भी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसजेनिक प्लांट बायोरिएक्टर के रूप में ट्रांसजेनिक पादपों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रूपांतरित पुष्प रंगों युक्त पराजिनी पौधे क्या हैं? रूपांतरित पुष्प रंगों युक्त पराजिनी पादप। रूपांतरित पुष्प रंगों युक्त पराजिनी पादप। ठीक है, उपलब्धियां तो हमने पढ़ ली, लेकिन अब आगे और कुछ इसमें जानकारियां हैं। देखिए, एक ऐसा देश जिसके अंदर पुष्पों का कारोबार होता है और उसका नाम है नीदरलैंड। तो वहाँ पर क्या होता है कि पिटूनिया के, वैसे तो पिटूनिया के पुष्पों का रंग केसरिया नहीं होता है, परंतु नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मक्के के जीन से, मक्के में जीन पृथक कर, मक्के का जीन जो है वो अलग कर उसका स्थानांतरण पिटूनिया में करवा दिया। ठीक है, देखिए पिटूनिया जो है केसरिया रंग का नहीं होता। ठीक है, पिटूनिया का पुष्प क्लियर केसरिया रंग का नहीं होता। तो फिर नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो पिटूनिया है उसके साथ मक्का का जीन, मक्का का जीन, ठीक है, मक्का का जीन अलग करके उसका स्थानांतरण कहाँ करा दिया? पिटूनिया में करवा दिया, जिससे कि इस पिटूनिया की फिर आगे जो किस्म बनती है वो कैसी बनती है? केसरिया फूलों वाली बनती है। ठीक है, तो केसरिया रंग के फूल विकसित हो जाते हैं। अगर मक्का के जीन का प्रयोग किया जाए जीन ट्रांसफर की विधि द्वारा पिटूनिया के पुष्प के साथ या पिटूनिया की किस्म विकसित करने के लिए, तो फिर केसरिया रंग की क्या बन जाते हैं? फूल बन जाते हैं। इसी तरह से नीला गुलाब, नीला कार्नेशन, नीला ट्यूलिप, ठीक है, ऐसे विकसित किए जा चुके हैं ऐसे पुष्प। सीधी सी बात यह है इन शॉर्ट भाषा में कि पिटूनिया का पुष्प जो है वो केसरिया रंग का नहीं होता है। अब उनमें केसरिया रंग या पुष्पों का केसरिया रंग करने के लिए मक्का से एक जीन की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो मक्का से पहले उस जीन को अलग किया जाएगा और उसको किसी वेक्टर की सहायता से या डायरेक्ट इस जो पिटूनिया है इसका जो पादप है उसमें इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो पिटूनिया के पादप में जाने के बाद वो जीन उसके खुद के संजीन के साथ, पिटूनिया के संजीन के साथ समाकलित हो जाता है, जिससे फिर उस किस्म के आगे बनने वाले पुष्प कैसे रंग के हो जाते हैं? केसरिया रंग के हो जाते हैं। तो इसी तरह से पुष्पों का कलर बदला जाता है। आगे है पर्यावरण, परिस्थिति और मानवों पर पराजीनी पादपों का दुष्प्रभाव क्या है? हानिकारक इफेक्ट क्या होता है?
जो पर्यावरण है उस पर और मानवों पर किस तरह से हानिकारक दुष्प्रभाव होते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसमें आता है रूपांतरित जीन का समान जाति की फसलों व निकट की जाति के जंगली पौधों में प्राकृतिक रूप से स्थानांतरण। पहला क्या आता है इसमें देख लेते हैं, इसको एक एक करके समझेंगे। देखिए हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण व मानवों पर पराजीनी पादपों का दुष्प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, तो पहला आता है इसके अंदर, तो पहला क्या है कि स्थानांतरित जीन, जो ट्रांसफर्ड जीन है, जीन का समान जाति व जो समान जातियों से मतलब यही है कि खुद की ही दूसरी जातियां और निकट जाति के जंगली पौधों में व निकट जाति के जंगली पौधों में स्थानांतरण, प्राकृतिक स्थानांतरण, प्राकृतिक स्थानांतरण। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि पराजीनी पादपों का दुष्प्रभाव क्या है कि जैसे किसी फील्ड में पराजीनी पादप है और उनके अंदर हम जानते हैं बाहरी जीन भी हैं, तो उन बाहरी जीनों का प्राकृतिक रूप से उसके पास वाले पौधों में, उसके पास वाले पादपों में, निकट वाले जंगली पादपों में, निकट जाति के जंगली पादपों में प्राकृतिक ट्रांसफर हो सकता है। हमने तो करवाया था इन विट्रो यानी प्रयोगशाला में और फिर पराजीनी पादप बनाए थे, लेकिन उन पराजीनी पादपों की जब फार्मिंग की जाती है तो फिर ये पराजीनी पादपों में उपस्थित जीन अन्य जो समान जाति के पौधे हैं उनमें ट्रांसफर हो सकते हैं प्राकृतिक रूप से, या फिर निकट जाति के जंगली पौधों में, क्योंकि खरपतवार भी होती है ना वहाँ पर, उनमें भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो इसका हानिकारक प्रभाव ये है। दूसरा है अत्यधिक प्रतिरोधी क्षमता युक्त फसलों से नई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो अत्यधिक प्रतिरोधी क्षमता से महामारी या बीमारी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, यानी पौधे क्या हैं, रोगग्रस्त हो सकते हैं या महामारी लग सकती है उनको, क्योंकि अत्यधिक प्रतिरोधी क्षमता होती है ना इनके अंदर, तो ये तो बच जाते हैं। लेकिन जो बाकी बचे हैं जिनके अंदर इस तरह से प्रतिरोधी क्षमता नहीं है तो उनको तो नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि जो इन पराजीनी पादपों पर इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे तो वो सामान्य पादपों की ओर बढ़ेंगे और उनको खतरा पहुंचाएंगे। आगे है पराजीनी फसलों के उत्पादों के उपयोग से उपयोगकर्ताओं में एलर्जी की संभावना रहती है। ठीक है, तो एलर्जी की संभावना भी रहती है, क्योंकि पराजीनी पादपों को विकसित करने के लिए जैसे हमने कीटनाशी जो है उसका उत्पादन करवाया। ठीक है, उसमें कीटनाशी के लिए क्या है, प्रतिरोधक क्षमता है, लेकिन वो कीटों के लिए प्रतिरोधी होते हैं, क्लियर। लेकिन जब हम उन पादपों के संपर्क में आते हैं तो हमारे ऊपर उसका किस तरह का प्रभाव रहता है ये पता लगाना मुश्किल होता है। हो सकता है कि ऐसे पराजीनी पादप हमारे लिए एलर्जी के कारण हो जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, वायरस आदि के जीनों का अन्य महत्वपूर्ण पादपों में समावेशित होने की संभावना। तो देखिए नंबर 4 जो है वो है जंतुओं, सूक्ष्म जीवों व वायरस के जीनों का अन्य जीवों में ट्रांसफर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब हम पराजीनी पादपों का निर्माण करवाते हैं तो हम सूक्ष्म जीवों, जैसे हमने बैक्टीरिया से कुछ जीन लेने होते हैं तो वहाँ से हम जीन को लेते हैं। इसी तरह से वायरस से भी हम जीन को अलग करते हैं जो कि उन पादपों में प्रतिरोधी क्षमता तो विकसित करते हैं, परंतु इनके हानिकारक प्रभाव क्या है कि ऐसे पराजीनी पादप
जो विकसित किए जाते हैं किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों और वायरस या जंतुओं के जीनों की सहायता से। तो इनके जीन तो उस पराजीनी पादप में पहुंच चुके हैं, क्लियर। लेकिन ये जीन उन पराजीनी पादपों के लिए तो लाभदायक हो सकते हैं, परंतु अन्य जीवों के लिए ये कष्टदायी या हानिकारक हो सकते हैं। अगर इनका ट्रांसफर उस पराजीनी पादप के माध्यम से किसी दूसरे सामान्य पादप में हो जाए तो उसको ये रोगग्रस्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हो जाता है ना ट्रांसफर, तब वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसी तरह से मानवों के लिए भी इस हर तरह का संभावित खतरा बना रहता है। तो सीधी सी बात ये है कि जंतुओं, सूक्ष्म जीवों और वायरस के जो जिनको हमने काम में लिया है पराजीनी पादपों के उत्पादन के लिए, ये जीन पराजीनी पादपों से आगे सामान्य पादपों में ट्रांसफर हो सकते हैं और उन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, या अन्य महत्वपूर्ण पादपों में ये जीन समावेशित होकर के उनमें आनुवांशिकी रूप से हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। आनुवांशिकी रूप से या तो हो सकता है कि ज़रूरत तो है मतलब जो जनरेटिव नर की, यानी जनन करने वाले नर की, लेकिन बन जाए बंध्य नर तो फिर हो गया ना नुकसान। इस तरह से आगे हैं प्राकृतिक पादप, जैव विविधताओं के नष्ट होने का खतरा भी बना रहता है और नई किस्मों का फिर क्या हो जाता है, वरण हो जाता है। नई किस्मों का प्रकृति द्वारा वरण हो जाएगा, क्योंकि जो पराजीनी पादप विकसित होंगे वो एक तरह की नई किस्म ही होगी। तो धीरे धीरे जो महत्वपूर्ण पुरानी जो किस्में हैं, जो मूल किस्में हैं, वो क्या है, धीरे धीरे प्रकृति से कम होती चली जाएंगी और जो पराजीनी किस्म है वो धीरे धीरे प्रकृति में अपना वरण कर लेगी, यानी कि उनका आधिपत्य हो जाएगा। आगे है कृषि के तरीकों पर प्रभाव और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन। तो कृषि के तरीकों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो नॉर्मल फार्मिंग होती है, लेकिन पराजीनी पादपों के लिए हमें अलग से फार्मिंग करनी होती है, अलग से हमें लोकेशन चाहिए होती हैं। तो इस तरह की कुछ जो परेशानियां हैं वो मानव के सामने होती हैं। आगे है पराजीनी पौधों की संभावनाएं क्या है। ये तो हमने पढ़ लिए हानिकारक प्रभाव, लेकिन पराजीनी पौधों की भावी संभावनाएं क्या है ये हम और देख लेते हैं। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पराजीनी पौधों की भावी संभावनाएं क्या है। तो पराजीनी पौधों की भावी संभावनाएं देखिए क्या है। दो दुष्प्रभाव तो हैं ही, परंतु आनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक द्वारा मानव की संस्कृति और समाज हेतु पराजीनी पादपों का विकास भी किया जा रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण संभावनाएं मैं आपको बता देता हूं। जैसे धान्य पादप जो होते हैं, जैसे गेहूं है, धान्य पादप गेहूं, इसके अलावा चावल, गेहूं का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम स्पीसीज और चावल का ओराइजा स्टाइवा। तो गेहूं और चावल में N2 फिक्सेशन से संबंधित जीन के ट्रांसफर द्वारा N2 फिक्सेशन से संबंधित निफ जीन, क्या कहते हैं इसको, निफ जीन कहते हैं, ठीक है। N2 फिक्सेशन से संबंधित निफ जीन का ट्रांसफर कर वायुमंडलीय N2 का फिक्सेशन, ठीक है, यानी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करवाया जाता है। गेहूं और चावल में N2 फिक्सेशन से संबंधित निफ जीन का ट्रांसफर कर, ठीक है, क्योंकि ये फसली पौधे होते हैं, ज़्यादा मात्रा में ये उत्पादन इनका ज़्यादा होता है, संख्या ज़्यादा होती है, और इस वजह से ही ऐसे जीनों को इनमें ट्रांसफ़र करवाया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में क्या होता है, फिक्सेशन होता है, ठीक है, इस तरह से। और वायुमंडल नाइट्रोजन को
फिक्स करने वाला जीन कौन सा है? निफ जीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बढ़ोतरी के लिए केंद्रकीय व क्लोरोप्लास्ट जीनों का पुनर्संयोजन करना, यानी प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने के लिए क्लोरोप्लास्ट व, एक तो क्लोरोप्लास्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया इसमें? केंद्रक के जीन्स का पुनर्संयोजन करना। ठीक है, अब क्या किया जाता है? जैसे C3 पादप है जिसमें केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है, C3 पादप। लेकिन मैंने आपको बताया था जब मैं आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहा था कि जो प्रकाश संश्लेषण की दक्षता है वो C4 पादपों में ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है उत्पादन की दृष्टि से C4 पादप ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनका उत्पादन ज़्यादा होता है। जैसे धान्य फसलें होती हैं, गेहूं, चावल, गन्ना, ये सारे क्या हैं? C4 हैं, मक्का है। तो इनका जो है वो उत्पादन ज़्यादा होता है। और प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने के लिए क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक के जीन का पुनर्संयोजन किया जाता है। ठीक है, कौन से पादपों का? C3 पादपों का, अर्थात C3 पादपों को C4 पादपों में बदला जाता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की दक्षता बढ़ जाती है, अर्थात उत्पादन बढ़ जाता है, अर्थात प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और इसके अलावा जो केंद्रक है, तो क्लोरोप्लास्ट तो वो जगह है जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता ही है। ठीक है, और केंद्रक के जीन का पुनर्संयोजन किया जाएगा। तो C3 पादपों में इनके जीन का क्या किया जाता है? पुनर्संयोजन किया जाता है, यानी इनमें बाहरी जीन को प्रविष्ट करवाया जाता है या C4 पादपों के जीन को प्रविष्ट करवाया जाता है, जिससे C3 पादप भी C4 पादप में कन्वर्ट होकर के अच्छी उत्पादन देते हैं। ठीक है, आगे है पारिस्थितिकी इको फ्रेंड। अगला जो है वो है इको फ्रेंड विकसित करना। इको फ्रेंड विकसित करना, इको फ्रेंड विकसित करना। इको फ्रेंड बनाए जाते हैं। इको फ्रेंड का मतलब है ऐसे पादप जो हवा, मृदा, जल आदि के पॉल्यूटेंट को स्वयं ही अपघटित करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि इन पादपों में जो इको फ्रेंड प्लांट है उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो हवा, जल, ठीक है, इनके अंदर हवा में, जल में और इसके अलावा जो मृदा है उनके अंदर जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं या प्रदूषक होते हैं उनको ये खुद ही क्या कर सकते हैं? अपघटित कर सकते हैं। इसलिए ये कहलाते हैं इको फ्रेंड। तो इको फ्रेंड पादपों का भी डेवलपमेंट किया जाता है किसकी सहायता से? जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से। और सब्जियों और फलों के पकने के समय में इच्छित परिवर्तन किया जा सकता है। तो मौसम की जो निर्भरता है फलों के पकने पर उसको खत्म किया जाता है, यानी कि उनमें इच्छित परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले टमाटर के बारे में जाना था ना कि टमाटर, सामान्य टमाटर जल्दी पक जाते हैं, लेकिन उनमें परिपक्वन का समय बढ़ाया जा सकता है किसकी सहायता से? ऐसे जीन ट्रांसफर करके जो कि क्या करेंगे? कोशिका भित्ति को अपघटित करने वाले एंजाइमों की क्रियाशीलता को भंग कर देते हैं, जिससे कि कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती है जल्दी, और इस वजह से वो धीरे धीरे पकते हैं और लंबे समय तक वो स्वादिष्ट बने रहते हैं। तो इस प्रकार से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से ऐसे पराजेनिक, ट्रांसजेनिक पादपों का विकास किया जाता है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर तो हो चुका है कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बॉटनी और ह्यूमन वेलफेयर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।